झारखंड स्पेशल का यूनिट 1 इस तरह से आप लोगों को वीडियो प्लान वीडियो लेक्चर मिलेगा। यूनिट 2 फिर झारखंड स्पेशल यूनिट 3 और झारखंड स्पेशल यूनिट 4 बाय राहुल, बाय विभात, बाय अभिजीत सर और ब्रजेश सर। इस तरह से आपका ये यूनिट बटा हुआ रहेगा। टॉपिक लिख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। हिस्ट्री ऑफ झारखंड मतलब पहला टॉपिक और झारखंड मूवमेंट, ये दोनों मैं करवाऊंगा आपको। यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड, ये झारखंड का कुछ बेसिक से स्टार्ट करेगा राहुल आपको। और यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड मतलब तीसरा टॉपिक। और चौथा टॉपिक फोक कल्चर डांस म्यूजिक वाला। उसके बाद अभिजीत सर का 5वां होगा, 6ठा टॉपिक होगा, फिर 7वां भी होगा। ब्रजेश सर का 8वां होगा, फिर राहुल का 9वां भी होगा, 10वां भी होगा, 11 और 12 भी होगा, 11 और 12 भी होगा। उसके बाद अभिजीत सर का, यहाँ पर अभिजीत सर का है 5, 6, 7 और उसके बाद 13, 14 और 15। 16वां जो मिससेलेनियस है, 16वां ये अभिजीत सर भी पढ़ाएंगे और मैं भी अपना इनपुट दूंगा। ठीक है, करंट अफेयर भी हम दोनों मिलके पढ़ाएंगे। तो इस तरह से आपका, तो आप क्या करना, CNT SPT तो चलो कहीं किसी कॉपी में लिख लोगे, लेकिन ये सबका अलग अलग पतला पतला कॉपी बना लेना। अगर पेज में लिखते हो तो कोई बात नहीं, जिस टीचर का जो दिन होगा उसको करना और स्टेपल मार देना, फाइल फोल्डर मेंटेन कर लेना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए अभी शुरू में बता दिया गया, आप सारे टीचर का हो सकता है कुछ ओवरलैप करे। जैसे हो सकता है कि कुछ ट्राइब्स वाला मैंने मेहनत किया था पहले, तो हो सकता है कुछ मैं उसमें आपको इनपुट दे दूं ट्राइब्स वाला। तो राहुल ट्राइब्स वाला पढ़ा रहा है, लेकिन हो सकता है कि मेरा मन करे, मुझे जो लगे कि नहीं ये देना चाहिए तो मैं भी दे दूंगा। तो इस तरह से हो सकता है कुछ टॉपिक ओवरलैप करे। बहुत रिजिड ये डिफिनीशन नहीं है, लेकिन इस तरह से टॉपिक एलोकेट है। हो सकता है कि इनको कुछ और पढ़ाने का मन करे जो कि राहुल का हो या मेरा हो, तो इस तरह से आप अलग अलग बनाएंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो 3 कॉपी कम से कम पतला पतला अलग बनाइए। अगर पेज में लिखते हैं तो ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फाइल फोल्डर अलग बनाना है। तो अभिजीत सर अभी शुरुआत करेंगे। इकोनॉमिक्स में मैं इस हफ्ते रेस्ट ले रहा हूँ थोड़ा सा। मंडे ऑनवर्ड्स में 1.5 घंटे इकोनॉमिक्स लूँगा और 1 घंटे आपका रेगुलर, 1 घंटे अभी शुरुआत में चलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो झारखंड स्पेशल को फिर 2 घंटे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा अभी धीरे धीरे। चलिए, थैंक यू। ये वायर कनेक्ट है, ब्लूटूथ है। ठीक, चलो। तो जैसे आज के क्लास में मेरा जो टॉपिक है 5, 6, 7, फिर 13, 14, 15। चूंकि ये जो सीरीज है ना, ये सिर्फ मेरे क्लास को लेकर है ना। विवाद सर का अलग है, राहुल सर का अलग, ब्रजेश सर का अलग है। तो जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को सेपरेट कर लेना और उसके बाद लास्ट में क्या करना कि उसको एक साथ फोल्डर बना लेना। और जब रिवीजन करोगे तो थोड़ा आसानी भी होगा। अब क्या होता है कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है ना, बहुत डिटेल में आपको मेंस के जैसा लिखना नहीं है। कुछ चीजें हैं बहुत ज्यादा फैक्चुअल रहेगा और थोड़ा सा घुमा करके भी क्वेश्चन रह सकते हैं, है ना।
तो उसमें लैंग्वेज को पकड़ना है आपको। सबसे बड़ी बात है कि लैंग्वेज को पकड़ना है। आज के टॉपिक में मैं यही बताने वाला हूं भाषा परिवार के संबंध में, यानी साहित्य और साहित्यकार में, यानी लिटरेचर और राइटर के बारे में कौन कौन से लिटरेचर आया है और इसमें कौन कौन से भाषाओं को लेकर के लिटरेचर इसमें लिखी गई है, और ऐसा क्या हुआ कि लिटरेचर इसको लिखना पड़ा और उसके बाद इसके ग्रामेटिकली फिर इसको क्या किया गया, एक भाषा बना दिया गया, एक साहित्य बना दिया गया। और इसी को लेकर हम लोग जेपीएससी मेंस में इसका रोल बहुत बड़ा है, 150 मार्क्स का है ना, तो ऐसे ही डिस्कस करते हैं इस पे। चलो लिख लिया, ये मिटा दो, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है भाषा। अब ये बताओ, भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य, इसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या है? अगर ये पता चल जाएगा तो पता चलेगा फिर साहित्य क्या है, भाषा क्या है। डिफरेंस क्या है साहित्य और भाषा में? जनरली आता भी है तो बताइए कुछ भी। भाषा एक संपर्क का माध्यम है सर, और साहित्य उसका लेखन शैली है। बिल्कुल, और लेखन शैली है। और कोई बताए? पहले ये आया होगा, भाषा ही आया होगा। और आप देखेंगे कि साहित्य जितने भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये साहित्य आधुनिक काल में ज्यादा देखने को मिलता है, यानी आपके मॉडर्न पीरियड में ज्यादा। यानी जब हमारे झारखंड में जब ईसाइयों का प्रवेश हुआ, यानी जब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, तो उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। क्या प्रॉब्लम? तो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता था। तो कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने यहाँ की कुछ भाषाएं सीखी और फिर उस भाषाओं को एक ग्रामेटिकली इसको क्या किया गया, सबको एक साथ कर दिया गया। और इसी में से आप देखेंगे तो भाषा और इसके जो ग्रुप हैं, है ना, यानी भाषा परिवार समूह, ऐसे हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये साहित्य, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके बाद इस पर रिसर्च करके कौन कौन साहित्यकार ने इसकी साहित्य लिखी है, ठीक है, चाहे उसके ग्रामर किसने किसने लिखा है, इस फैक्ट आ जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय भाषा, है ना, यानी लोकल लैंग्वेज की बात करें तो कितने लोकल लैंग्वेज है झारखंड में? बताओ, झारखंड में लोकल लैंग्वेज कितने हैं? 9 है। अब इस 9 को भी कैटेगराइज किया गया है 2 भागों में। एक है सदानी और दूसरा आदिवासी भाषा, है ना, आदिवासी। अब ये देखो कि ये आदिवासी भाषा है, इसको हम लोग कौन कौन से भाषाओं में लेते हैं। और ये सदानी भाषा जो है, इस भाषा के जो समूह है ये किस में आते हैं? तो बेसिकली ये जो सदानी है ये आर्यन है। कैसा है? आर्य भाषा है। कैसा है? आर्य भाषा परिवार के है। आर्य भाषा परिवार के। किस फैमिली से है? आर्य भाषा फैमिली से। और सदानी कौन थे? सदानी किसको कहा गया? हमारे झारखंड में सदान किसको कहा गया है? गैर जनजाति, गैर आदिवासी को कहा गया है। तो गैर आदिवासी में उसके साथ साथ भाषा भी आई है ना। तो भाषा वही था कि भाषा यहां आकर के कुछ ऐसी भाषा जो सदानी भाषा थी उसका अपभ्रंश होकर के हमारे पास आया है, अपभ्रंश हुआ है। यानी अपभ्रंश मतलब उसको टूटी फूटी, जैसे हम लोग संस्कृत पहले पढ़ा करते थे प्राचीन भाषा में, उसका अपभ्रंश हुआ। तो प्राकृत हुआ, पाली हुआ, है ना, फिर उसके बाद खड़ी बोली, हिंदी, अवधी, उसके बाद हिंदी हुआ। जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो वैसे ही भाषा टूट टूट करके फिर क्या बन गया। और आजकल के हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स हो गया, है ना। आज की भाषा में कई रिसर्च होगा, 100 साल के बाद तो पता चलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों एक हिंदी का अपभ्रंश और इंग्लिश का अपभ्रंश भाषा है। तो वैसे ही हमारी भाषा में आर्य भाषा का अपभ्रंश होकर के झारखंड में जो बोली जाने वाली भाषा थी वो भाषा नागपुरी भाषा है, नागपुरी है। पहला कौन सा है? नागपुरी लिखेंगे, इंग्लिश वाले भी वही लिखेंगे, नागपुरी को नागपुरी लिखेंगे, ठीक है, नागपुरी। उसके बाद है खोरठा, दूसरा कौन सा है? खोरठा, खोरठा, यह भी भाषा, इसका भी अपभ्रंश हुआ। यह भी कैसी भाषा है? सदानी भाषा है। और कौन सा है? कुरमाली, हाँ, कुरमाली और पंचपरगनिया, ये 4 इस कैटेगरी में है। कुरमाली,
हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन है क्या? पंच परगनिया, पंच परगनिया। आर्य भाषा परिवार से सदानी में नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पंच परगनिया। अब ये आदिवासी भाषा है, इस किस परिवार का भाषा है? ये किस भाषा परिवार का है? हाँ, ऑस्ट्रेलियाड। कौन सा है? ऑस्ट्रेलियाड, है ना। इसमें दो जो है आपका भाषा है ना, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलियाड, ऑस्ट्रेलियाड या आस्ट्रो भाषा, भाषा परिवार का है। आस्ट्रो लिख सकते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के जो अभी मैं भाषा बताऊंगा, जो जनजाति की जो भाषा है, उसमें दो ऐसी जनजाति की भाषा है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है। जैसे हो और खड़िया का जो भाषा है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड भाषा है ना। लेकिन ये भाषा परिवार के बारे में लिख रहे हैं, तो भाषा परिवार में ये सारे आएंगे। तो पहला कौन सा है? संथाली। कौन सा है? संथाली भाषा, संथाली। संथाली के बाद आपका है मुंडारी, मुंडारी। उसके बाद है हो, उसके बाद खड़िया, और एक कौन सी भाषा रह गई? कुड़ुक। कुड़ुक को मैं इसी भाषा परिवार के अंतर्गत लिखता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये द्रविड़ भाषा परिवार की है। किससे है? द्रविड़ का, है ना। इसीलिए मैं इसको बीच में बना देता हूं, द्रविडियन, द्रविड़। और इस द्रविड़ में कौन सा आता है? कुड़ुक। कुड़ुक ये किसकी भाषा है? उरांव की भी है। और इसको सब, इसके लैंग्वेज कौन से हैं? इसको कुड़ुक का सब लैंग्वेज कौन सा है? कौन सी भाषा है कुड़ुक का सब लैंग्वेज? उपभाषा, मालतो का क्या नाम है? मालतो, मालतो। अब देखो, इधर 4 हो गए और इधर 5 हो गए। अगर भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगे तो ये हमारे आदिवासी भाषा है, ऑस्ट्रेलियाड भाषा के परिवार के अंतर्गत आता है। और ये जो भाषा है ये 5 है, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और कुड़ुक। कुड़ुक जो है ये उरांव जनजाति के लोग ज्यादा बोलते हैं, कुड़ुक। और ये इसकी सब भाषा कौन सी है? सब लैंग्वेज है मालतो। मालपाड़ी सौरपाड़िया की जो जनजाति है इसको। चलो ये लिख लिए। अब एक एक भाषा पे डिस्कस करते हैं। हो गया? अब ये जनजाति की जो भाषा है, आदिवासी, आदिवासी जनजाति की जो भाषा है, आदिवासी भाषा, क्या इस भाषा का अपभ्रंश हुआ है कि जो प्राचीन काल में भाषा जो कम्युनिकेट करते थे वही भाषा बोली जा रही है? अपभ्रंश हुआ है। किस किस भाषा का अपभ्रंश हुआ है? अब देखिए, चूंकि ये जो भाषा आदिवासी जनजाति की जो भाषा है, सदानी भाषा का तो एक लग रहा है कि पूरा अपभ्रंश है। चूंकि आप देखेंगे जब डिवीजन हुआ, आपका बंगाल प्रोविंस था, बंगाल प्रोविंस से जब बटा तो बिहार, बिहार के बाद उड़ीसा, तो ये प्रोविंस जब बटा है तो इसके साथ साथ भाषाओं का भी क्या हो गया? अपभ्रंश हुआ। चूंकि बंगाली इसमें मिक्स होता है और बिहार के भी भाषा मिक्स होते हैं, तो ये जो दोनों भाषाओं का जो एक समन्वय, एक जो भाषा का जो मिक्सचर है, इस भाषा से निकलने वाली जो भाषा है वो सादानी ग्रुप यानी सादानी परिवार की जो भाषा है वो ज्यादातर देखने को मिलता है। जैसे आपका नागपुरी है, खोरठा है, कुड़माली है, और ये आपका पंच परगनिया भाषा है।
ये अब ये जो भाषा है ये भाषा किससे लगी हुई है, तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को जानना होगा कि कौन से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में हमारा स्टेट जो था वो टच करता था, किसके साथ बाउंड्री। मान लीजिए अगर 4 अगर इसका ये बनाए तो इसमें ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। तो कौन कौन सा पार्ट कहां टच करता था, ये वाला तो पश्चिम बंगाल है ना, ये वाला कुछ भाग उड़ीसा से, और ये वाला और ये भाग आपका किससे टच कर रहा है, छत्तीसगढ़, और इधर बिहार और इससे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली भाषाएं जो है यहां बोले जाने वाली भाषाएं हैं, यानी इस क्षेत्र की भाषाएं, इस क्षेत्र की भाषाएं, सब में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा। और ऐसे भाषा परिवारों में जो परिवर्तन, ये जो चेंजेस देखने को मिलता है, इसका जो मिक्सचर है, ये भाषा को शदानी भाषा हम लोग कहते हैं। लेकिन मूलतः जब आदिवासी जनजाति की जो भाषाएं थी, उस भाषाओं में बोलचाल की जो भाषाएं हैं, उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो जितने भी अंग्रेज आए, जितने भी यूरोपियन आए, वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए क्या किया, उन्होंने अपने भाषा के लिए ग्रामेटिकल एक क्या बनाया, ये एक साहित्य बनाया, जिसमें आपका फर्स्ट आता है, चाहे वो संथाली हो चाहे हो, ये सारी भाषाओं को उन्होंने क्या किया, अपना ग्रामर। और आप देखेंगे यानी 19वीं सदी में ही ये सब कुछ बन करके तैयार हुआ है। तो ऐसे भाषा परिवार में पहला स्टार्ट करते हैं नागपुरी। नागपुरी, यहां से कोई क्वेश्चन है क्या, नागपुरी भाषा से? नागपुरी, नागपुरी साहित्य लिखेंगे हिंदी में, और नागपुरी लिटरेचर यहां पर। अब नागपुरी भाषा परिवार में हमने देखा कि ये भाषा का अपभ्रंश हुआ। तो ये जो भाषा थी वो अपभ्रंश किसका है, बिहार में बोली जाने वाली, जो उसके पड़ोसी राज्य झारखंड के पड़ोसी राज्य, उसमें बोली जाने वाली बिहार की, उसको हम लोग कहते हैं मगही, है ना, मगही। तो मगही भाषा, ये वहां की भाषा, बिहार में सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है मगही। और इसी मगही और इसका मिश्रण है, हाँ, इसी का अपभ्रंश होकर के क्या बना, नागपुरी, नागपुरी बना, नागपुरी बना। अब देखिए ये नागपुरी भाषा में एक तो बिहार की मगही भाषा का और बंगाल का बंगला, बंगला, ये जो बंगला भाषा है इसका भी अपभ्रंश हुआ है, और कुछ जगहों पर ये दोनों मिक्स बोला जाता है ना। और इसका भी मिश्रण है और इसका भी मिश्रण है, और ये कंप्लीट नागपुरी। आप देखेंगे कि जैसे खोटा बोली जाती है भाषा, तो हजारीबाग में जो खोटा बोली जाती है उसमें थोड़ा सा मगही मिला हुआ है ना। और आप जाएंगे गिरिडीह और रामगढ़ के साइड में, तो वहां प्योर खोटा बोली जाती है। तो ये जो खोटा जो भाषा है, ये खोटा भाषा का उदय ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आई, उस भाषा का अपभ्रंश होकर के जो उसके बोलने वाली यानी कम्युनिकेट करने वाली जो भाषा था, यानी उसके स्थानीय मदर टंग जिसको कहते हैं, उससे बोले जाने वाली भाषा था, वो वैसा ही वो उसका क्या हो गया, भाषा में मिल गया। लेकिन यहां पर चूंकि लोगों का क्या है, सदान जो आए झारखंड में आए और झारखंड में बसे, तो कुछ उनकी भाषा और यहां की भाषा दोनों मिक्स हो गई। और ऐसे भाषा परिवार में सबसे पहले आपका नागपुरी को देखते हैं, तो मगही से अपभ्रंश हुआ, बंगाल से भी, बंगला से भी इसका ये हुआ है अपभ्रंश, और इस दोनों का मिक्सचर जो है नागपुरी। तो नागपुरी में भाषा जो है सर्वाधिक बोले जाने वाली झारखंड में कौन कौन सा क्षेत्र है, बताइए। रांची, रामगढ़ नहीं है, रांची। दूसरा लोहरदगा, लोहरदगा। थर्ड गुमला, गुमला। फोर्थ लातेहार, लातेहार। और बताओ, पलामू। पलामू का कौन सा क्षेत्र, पलामू पूरा पलामू नहीं कहता ये भाषा, ईस्ट पलामू। ये जो क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, नागपुरी है।
किन्हीं का नागपुरी साहित्य है क्या यहाँ पे? आपका साहित्य नहीं, गढ़वन चूंकि खूंटी में वहां पे सर्वाधिक जनजातीय समूह के लोग रहते हैं और चूंकि सदानी भाषा में वहां पर जिसकी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, उस आधार पर यह भाषा को हम लोग लिया। आप कुछ बोलते होंगे तो उसमें उसके काउंट नहीं किया गया है। आपको डाटा अगर देना भी होगा तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, जैसे आपको पढ़ना है नदी पढ़ना है तो प्रमुख नदी ही पढ़ना है ना। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस नागपुरी भाषा में सबसे पहले जो हुआ, इसके एक ग्रंथ लिखा गया। एक ग्रंथ सबसे पहले लिखा, वो था अब्राहम ग्रियर्सन। अब्राहम ग्रियर्सन ग्रियर्सन अब्राहम ग्रियर्सन ने एक, हाँ आ जाओ, बैठ जाइए। चेयर ले आइए। इसने लिखा द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और इन्होंने उसी समय जिक्र किया कि ये जो भाषा है, अब्राहम ग्रियर्सन ने इसी ने कहा कि ये जो भाषा है, ये भाषा जो है भोजपुरी भाषा का अपभ्रंश है। भोजपुरी भाषा का क्या है? अपभ्रंश है। अब देखो, मेन पीटी के क्वेश्चन यहीं से घुमा देगा आपको, चूंकि आप इसको जान रहे हैं कि कौन सा भाषा से अपभ्रंश हुआ है, लेकिन किसके द्वारा, किसने बताया ये, है ना, और कौन से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये कौन से साहित्य में लिखा हुआ है। तो इसके जो साहित्य द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने जिक्र किया कि जो नागपुरी भाषा है वो भोजपुरी भाषा का अपभ्रंश है। एब्रिविएशन होता है। अपभ्रंश होता है। नेक्स्ट लिखो प्रोफेसर केसरी। उसके बाद प्रोफेसर केसरी ने रिसर्च किया। प्रोफेसर केसरी कहते हैं, प्रोफेसर केसरी इन्होंने बताया कि ये जो भाषा है, ये भाषा अपभ्रंश किसकी है? मगही की। मगही भाषा का अपभ्रंश है, मगही भाषा का। और उसके बाद आए डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने कहा कि ये पूरी तरह से मगही है ही नहीं, यानी मगही भाषा है, लेकिन नागपुरी जब अडॉप्ट हो गया, नागपुरी पूरी भाषा आ गई, तो मगही इसमें बहुत कम रह गया। यानी अब ये जो भाषा उन्होंने कहा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कहते हैं कि नहीं भाई, ये इन्होंने एक साहित्य में लिखा अपने शिष्ट भाषा में कि आर्यन भाषाओं के परिवार में
इसको एक आधार्य भाषा माना गया है मगही को, लेकिन ये पूरी तरीके से मगही नहीं है, मगही का अपभ्रंश नहीं है, ये मिक्स है, इसीलिए इसको कहा गया अर्धमगही। क्या कहा गया? अर्धमगही। अब ये अर्धमगही और मगही ये दोनों चीजें जो है एक आपस में कहीं ना कहीं नागपुरी भाषाओं को लेकर अगर चले तो ये मिक्स भाषा है ना, ये कैसा है? मिक्सचर है, भाषाओं का क्या है? मिक्सचर है। तो तीन चीजें याद रखो। पहला तो जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसका अपभ्रंश है, सदानी भाषा है, नागपुरी है, और नागपुरी का सबसे जो अपभ्रंश हुआ है वो भोजपुर से, यानी भोजपुरी भाषा से हुआ है। चूंकि भोजपुरी भाषा पे उन्होंने रिसर्च अच्छा किया था, भोजपुरी भाषा उसको जानते थे, लेकिन वो नागपुरी की जो और भोजपुरी की भाषा झारखंड में जब मिक्स हुआ तो उनको लगता था कि थोड़ा मोड़ा भोजपुरी तो मिक्स है, लेकिन इसको उन्होंने सीधा सीधी कह दिया भोजपुरी भाषा, और अब्राहम ग्रीडसन ने कहा। उसके बाद कौन से बुक में लिखा था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद आपके प्रोफेसर केसरी आते, प्रोफेसर केसरी कहते हैं चूंकि ये नागपुरी बोली जाती है और बिहार से सटा हुआ है और मगही बोली जाती है उस बिहार के उस क्षेत्र में, तो उन्होंने उस क्षेत्र का आकलन किया तो पता चलता है कि नहीं, ये तो मगही भाषा का अपभ्रंश है। तो मगही भाषा के अपभ्रंश में उन्होंने नागपुरी को ये रख दिया। तो मैंने ये चीज आपको बताया कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो इस जगह अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको दूसरा भाषा पता चलेगा, और इस जगह पर आप देखेंगे तो भोजपुरी वाला भाषा मिक्स हो जाएगा, और ये वाला बिहार वाला क्षेत्र में, जो गया वाले क्षेत्र में, औरंगाबाद जहानाबाद से सटा हुआ जो झारखंड का ये है, वो क्षेत्र में आप देखेंगे तो उसमें मगही मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे जब सर्वे किया गया तो पता चला कि नागपुरी तो बोली जा रही है, लेकिन नागपुरी भाषाओं में क्या है? सर्वे जो हुआ है तो उसके आधार पर मगही है। तो फिर लास्ट में उन्होंने, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कहते हैं कि नहीं भाई, ये मगही तो है लेकिन पूरी तरीके से मगही का अपभ्रंश नहीं है, अर्धमगही है। यानी अब अर्धमगही में क्या आता है कि थोड़ी सी भाषा मगही की बोली जा रही है, थोड़ा हिंदी मिक्स है और थोड़ा नागपुरी मिक्स है, तो इसको अर्धमगही कहा गया कि पूरी तरीके से मगही भाषा का अपभ्रंश नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि किस तरह से अगर इसको रिसर्च किया गया, सर्वे किया गया है, तो उस आधार पर कैसे बांटा गया है, क्योंकि आपको याद करने में भी उसको थोड़ा सा आसानी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो किसी किसी बुक में जो भाषा के आधार पर जो क्षेत्र का विभाजन हुआ है, तो झारखंड में कोई भी भाषा के आधार पर क्षेत्र का विभाजन नहीं है। समझ में आ रहा है? अब कहीं भी जैसे भारत विभाजन के समय में भाषाई आधार पर क्षेत्र का विभाजन, प्रोविंस को बांटने की बात आ रही थी, तो उस समय की बात और अभी की बात अगर देखा जाए तो झारखंड एक हिस्सा अलग है। ठीक है, झारखंड किस आधार पर अलग हुआ है बिहार से? कोई बताएंगे क्या? बताओ। जो बिहार के विधानसभा में जो बिल आया, पास हुआ, झारखंड एक अलग राज्य की मांग की गई। उस राज्य किस आधार पर अलग राज्य की मांग की गई थी? एक आधार नहीं है, दो तीन आधार है। वो कौन कौन सा है? पहला जनजातीय आधार पर, दूसरा भौगोलिक, तीसरा और बस, और बताओ। देखो भाई, अगर हम इस चीजों को बोलते हैं तो ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड क्यों अलग हुआ? वहां भी कोई जनजातीय बात होगी, लेकिन ये आधार के बाद भी एक सबसे बड़ा चीज होता है, वो होता है प्रशासनिक आधार। जिस प्रकार से आपको अगर कोई साहेबगंज का बंदा है, अगर उसका कोई केस चल रहा है, यानी कोई मामला फंस गया, तो वो कहां जाएगा? अपने प्रशासनिक आधार पर अपने सॉल्यूशन के लिए पटना आना होगा। और जब ये दूरियां बढ़ती है और जब आप सक्षम होते हैं, आपकी एक भाषा, आपकी जनजाति, आपके संस्कृति और आपके वहां के संसाधन जब उपलब्ध हैं और आप में सक्षमता है, आप में क्षमता है कि आप उस आधार पर अपने राज्य को चला सकते हैं, तो बिहार एक बार में बिल आया और पास हो गया ऐसा नहीं है। झारखंड राज्य की मांग को लेकर के 1800 ईस्वी से ही विरोध चल रहा था। बात समझ आ रहा है? फिर आप देखेंगे जयपाल सिंह मुंडा का, है ना, आदिवासी महासभा। फिर आपके बाद देखेंगे कि जेएमएम में शिबू सोरेन और भी लोग ये क्यों मांग कर रहे थे? इस आधार पर। लेकिन जब डिवाइड हुआ तो बहुत सारे एक जिसको कहते हैं कि जेन्युइन रीजन होना चाहिए, और वो रीजन के आधार पर डिवीजन होता है।
और जब ये डिवीजन होता है तो इसमें क्या क्या आ जाता है, तो एक तो होता है आपका पॉलिटिकल डिवीजन, दूसरा होता है लिंग्विस्टिक डिवीजन, तीसरा होता है कल्चरल डिवीजन, फोर्थ होता है आपके वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है, ठीक है, और सबसे बड़ा चीज होता है रिसोर्स, है ना। कोई भी देश, कोई भी राज्य तब तक उस राज्य के साथ बना रहेगा तब तक जब तक उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, यानी रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही भाषा तो पहले से बोली जा रही है, लेकिन जैसे जैसे सदानी आए वैसे वैसे भाषाओं में क्या हो गया, परिवर्तन होता चला गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सिमडेगा भी लिख लीजिएगा, यह क्षेत्र में सिमडेगा लिखे थे, सिमडेगा में भी बोली जाती है नागपुरी। और सिंहभूम का कुछ हिस्सा, अब सिंहभूम का कौन सा हिस्सा जो सटा हुआ है आपका पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा का जो क्षेत्र है उससे सटी हुई जो क्षेत्र है उसमें बोली जाने वाली भाषा जो है आपका नागपुरी है। खूंटी तो हम डाटा कहीं नहीं देखे, अगर होगा आप कहीं से सोर्स देखे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि हम खूंटी का नहीं कह रहे हैं आपको, लिख लीजिए खूंटी लिख लीजिए, क्योंकि रांची से अलग हुआ पाठ है तो खूंटी में बोली जाती होगी, लिख लीजिए खूंटी। चलो अब बताओ, साहित्य जब लिखी गई, साहित्य की जो आधार है वो साहित्य का आधार क्या होता है। हम साहित्य लिख रहे हैं, हम भाषा तो जान रहे, कम्युनिकेट कर लेंगे, किसी तरीके से काम चला लेंगे, सदानी भाषा आ गया, मिक्स हो गया, सब कुछ आ गया, लेकिन साहित्य बनाने का आधार क्या है, साहित्य क्यों। परंपरा, वहां की परंपराओं का उल्लेख। बहुत बढ़िया, और बताइए, और बताओ कोई। आप साहित्य में क्या पढ़ते हैं, साहित्य में क्या है, कल्चर ऐसा लोग। हाँ, तो उस जगह पर साहित्य में आप दो चीजों को अगर देखा जाए तो डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है गद्य और एक होता है पद, है ना। एक होता है गद्य और दूसरा क्या होता है, पद, है ना। तो ये गद्य और पद के बारे में अगर बात करें तो गद्य पद कौन सा भाषा है, तो इसमें लोकगीत ये सारे आ जाते हैं, क्या यही ना है क्या, यानी कविताएं, कविता, ठीक है। इसमें लोक कथा, लोक कथा, पहेली, ठीक है, मुहावरा या पहेली या कोई मुहावरा कह सकते हैं, उपन्यास, उपन्यास, जीवनी, ठीक है, और भी चीज जोड़ना है तो जोड़ देंगे। तो ये चीजें जो गद्य और पद में है, आपको ये दोनों मिल करके ये क्या बन रहा है, साहित्य बन रहा है। और ये साहित्य क्यों, साहित्य क्यों, बिल्कुल, जब आप किसी भी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी कल्चर को मानते हैं, तो अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के कल्चर को बताना और उसको आने वाली पीढ़ी को उसको बताने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए यह साहित्य का निर्माण होता है। और साथ साथ लोक कथा, लोकगीत, पहेली, मुहावरा, उपन्यास और जीवनी, ऐसे जो प्रसंग आपको मिलते हैं, ऐसे जो विषय हैं, इसमें इस विषय का आधार बनाकर ही क्या लिखा जाता है, साहित्य लिखा जाता है। लेकिन साहित्य लिखने से पहले, उस साहित्य का संग्रह करने से पहले आपको जानकारी उस भाषा के ग्रामर की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, ग्रामर की होनी चाहिए। यानी अगर नागपुरी भाषा की बात करें तो नागपुरी भाषा में सबसे पहली जो भाषा है ना ग्रामर की, वो कौन दिए थे भाई, नागपुरी भाषा, नागपुरी भाषा के व्याकरण लिखो, द ग्रामर ऑफ नागपुरी लैंग्वेज। थोड़ा ये क्लास थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि ये कितने मार्क्स का है, सॉरी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लिखो नागपुरी ग्रामर में, इसमें लिखा गया था नोट्स ऑन द गवारी, नोट्स ऑन द गवारी, नोट्स ऑन द
गंवारी, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट of Lohardaga. Notes on the Gawari dialect of Lohardaga. लोहरदगा, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। इसमें ये जो लिखा है, इसको लिखा है E.H. विटली, E.H. विटली। E.H. विटली। E.H. विटली ने यह लिखा है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर। कब लिखा भाई? 1896 में। कब लिख रहे हैं ये? 1896 में। 1896 द फर्स्ट नागपुरी ग्रामर या ग्रामर ऑफ नागपुर, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर, written by E.H. विटली। सेकंड हो गया। नेक्स्ट है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया लैंग्वेज। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया लैंग्वेज। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया लैंग्वेज, इसको लिखा है कोनराड बुकआउट। अब देखो, कोनराड बुकआउट ने यह लिखा आपका ग्रामर ऑफ द नागपुरी लैंग्वेज, यानी जब साहित्य बनता है, उसका ग्रामर बनता है, तो उस पर रिसर्च होते हैं। क्या होता है? रिसर्च होता है। और रिसर्च होने के बाद क्या होता है? और भी मार्केट में बुक पब्लिश होते हैं ना। वैसे ही ये आया। अब एक नाम आता है यहां पे इसका, कोनराड। ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया ना कोनराड। ये 20th सेंचुरी में लिखा है। 20th सेंचुरी, बिफोर 20th सेंचुरी या 20th सेंचुरी लिख सकते हो, एग्जैक्ट डेट नहीं है। होगा तो मैं बता दूंगा इसका। आपको पढ़ना है साहित्य और साहित्यकार। अच्छा, ज्योग्राफी में कोनराड एक वर्ड आया था, पता है क्या है? क्या था? इंटीरियर, हाँ, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। हाँ, मोहो कोनराड। तो किसका था? लोअर क्रस्ट, लोअर मेंटल, अपर क्रस्ट, अपर मेंटल। बताओ ज्योति। सही है राजू? कोनराड असंबद्धता। चलो कोई बात नहीं। चूंकि पहेली को अगर गायन शैली में गाया गया हो, हाँ, अगर गायन शैली में हो तो वो पद में आ सकता है, लेकिन ज्यादातर पहेलियां जो है वो गद में ही आता है, गद में ही पढ़ते हैं हम लोग। चूंकि हम लोग कोई भी लिटरेचर अगर पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक बेस हमेशा ध्यान रखा जाता है कि गद का कौन सा पोर्शन है और पद का कौन सा पोर्शन है ना। उस आधार पर ही लिखा गया होता है ग्रामर उसका, चाहे उसकी साहित्य लिखी जाती है।
अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, नागपुरी के प्रथम कवि, है ना, द फर्स्ट पोएट ऑफ नागपुरी, नागपुरी के प्रथम कवि, कोई बताएगा क्या? बिल्कुल सही, रघुनाथ ये काट देना, ये ना है, नृपति, रघुनाथ नृपति नागपुरी भाषा यानी नागपुरी में पहले कवि माने जाते हैं। नृपति, नृपति ऐसे कर देना, नृपति। लेकिन सिर्फ ये पहले कवि हैं, इसके साथ साथ इसके समकालीन और भी कवि हुए। उसमें लिख लीजिए बरजूराम, बरजूराम कवि भी हैं जो नागपुरी भाषा के कवि हैं, माने जाते हैं, बरजूराम। और लिखिए घासीराम, बरजूराम, घासीराम, जय गोविंद, कंचन, महंत घासी, महंत घासी और हनुमान सिंह आदि। और अभी वर्तमान में कोई लिखे होंगे तो इसके बारे में करंट में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई नागपुरी के कवि हुए होंगे, अभी लिखे होंगे, जो जाने माने कवि होंगे, तो उनका आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इसके गद और पद वाला हिस्सा है ना, गद और पद वाला हिस्सा है, जिसमें से 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी यानी 1900 ईस्वी में इसका हम लोग क्या मानते हैं? विकास मानते हैं। यानी 1900 ईस्वी में इसका विकास हुआ है। किसका? नागपुरी गद का, है ना। नागपुरी लैंग्वेज में जितनी कहानी, कथा और कहानी लिखी गई, वो कब आया है? 1900 में, 1900 में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब कुछ फैक्ट है नागपुरी भाषाओं को लेकर के, साहित्य और साहित्यकार के बारे में कुछ फैक्ट है, उसको थोड़ा सा एक बार हम रिमाइंड भी कराएंगे आपको बीच में। लेकिन उससे पहले आपको याद हो जाए, ऐसा सीरीज हम बनाए हुए हैं जिसमें आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसके कथा, सबसे पहले जो नागपुरी भाषाओं को जो आया हमारे झारखंड में, उसमें हम लोग गिरशेन की बात करते हैं, है ना। उनके द्वारा सबसे पहला बताया गया कि यह भोजपुरी का अपभ्रंश है। फिर उसके बाद केसरी, प्रोफेसर केसरी हुए, फिर डॉक्टर श्रवण हुए, है ना। तो उन्होंने कहा अर्धमगीय। इसके बाद क्या होगा? व्याकरण, व्याकरण के बारे में बताए। तो क्या व्याकरण का कौन इन्होंने किया था? व्हिटली, है ना, E.H. व्हिटली। उसके बाद कोनार्ड। उसके बाद क्या हुआ? इसके कवि, प्रथम कवि रघुनाथ नृपति, है ना। तो अब यहां पर कंफ्यूजन होगा आपको, कहीं कहीं पे ऐसे नाम, है ना, आपको मैच कर जाएंगे। हो सकता है कि नागपुरी भाषा के रिसर्च जो किए होंगे, नागपुरी साहित्य के बारे में उन्होंने बताया होगा, हो सकता है खोटा वाले में भी उन्होंने रिसर्च किया होगा, खोटा भाषा में वो नाम मिल जाएगा। तो ऐसे नामों के जो कॉमन नाम होंगे, उस नाम से ज्यादातर संभावनाएं कम बनती है कि क्वेश्चन आए उससे। समझ में आ रहा है? अब ऐसे में क्वेश्चन कैसा दे देगा? ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन देगा कि भाषा परिवार के अंतर्गत भाषा और साहित्य, इसमें ऐसे कौन से साहित्यकार हुए, है ना, जो नागपुरी और खोटा भाषा के साहित्यकार रहे। अब उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आज उस ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं करना है। इसीलिए जहां पर कॉमन चीजें आएंगी उसको अंडरलाइन कर लेना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना, कॉपी के ऊपर एती में लिख लेना। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा। और जेपीएससी हो सकता है कि क्वेश्चन इस टाइप का पूछ ले, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें साहित्य
साहित्य, अब ये साहित्य के विषय में पढ़ रहे हैं तो इस साहित्य में दो टेबल एक बना लेना। एक इसमें कौन कौन सी साहित्य, ये जो नागपुरी साहित्य है इस साहित्य में रचनाएं हुई होगी, ठीक है, रचना है ना, रचना और रचनाकार, ठीक है, यानी उस कहानी को लिखने वाले, उस कविता को लिखने वाले, उस आपके उपन्यास को लिखने वाले, है ना, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी रचनाएं जिन्होंने रची होगी और उसके रचनाकार जो होंगे वो, यानी आपके सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागपुरी भाषा और इसके साहित्यकार के नाम पूछ ले, क्योंकि इसके अंदर जाकर के पूछेगा और ये रचना और रचनाकार पूछेगा आपसे। तो सबसे पहला आपका है नागवंशावली। नागवंशावली, यहां पर एक वर्ड आता है नागवंशावली, किस परिवार से, वंशावली के बारे में बात कर रहा है। तो नागवंशी परिवार, नागवंशी जो राजा थे, नागवंश जब चला तो उस समय के नागवंशावली के परिवार की पूरी कथा, नागवंशावली लिखने वाले ऐसे आपके रहे बेनीराम मेहता। लिख लीजिए नागवंशावली, ये रचना है नागवंशावली, ठीक है, फर्स्ट नागवंशावली। इसके कौन हुए, तो बेनीराम मेहता, महता लिखते हैं, मेहता भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग महता ऐसे लिखते हैं, या मेहता लिख सकते हैं, महता लिखेंगे, है ना, बेनीराम मेहता। और एक हुए नागवंशावली में भी लिखे हैं, वो है घासीराम। वो और कौन है, घासीराम, बगल में घासीराम भी लिख लीजिएगा। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ, दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती झूमर, हाँ कॉमा दे देकर लिखना, रचना है ना, दुर्गा सप्तशती, झूमर, झूमर, लाल रंजना, लाल रंजना, नागपुरी फाग शतक, नागपुरी फाग शतक, नागपुरी फाग शतक। अब ये नागपुरी फाग शतक है, दुर्गा सप्तशती है, लाल रंजना है, ठीक है, झूमर है, इसको घासीराम ने लिखा। क्या, इसके रचनाकार कौन है, घासीराम। इसके रचनाकार कौन है, घासीराम। देखो साहित्य और साहित्यकार में सबसे बड़ी चीजें हैं, आपको फैक्ट हर जगह मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, लेकिन इसको एक ऑर्डर वे में, है ना, एक अच्छे से फॉर्मेटिंग करके दिमाग में सेट कर लो। और इसी के लिए मैं क्लास ले रहा हूं। आपके पास भी फैक्ट है, मेरे पास भी फैक्ट है, जब किताब पलटते होंगे तो आपको पता चलता होगा ये फैक्ट अच्छा, ये तो ये है, ये तो ये है। आज पढ़े कल भूल जाओगे, आज पढ़े कल भूल जाओगे। तो चूंकि नागवंशावली में दो ऐसे रचनाकार हुए, पहला घासीराम और दूसरा बेनी, ठीक है, और इसमें दुर्गा सप्तशती, झूमर, लाल रंजना और जी, इसके कौन है, घासीराम। नेक्स्ट लिखिए, नल चरित्र, नल चरित्र, नल चरित्र कौमा कोराम्बे, नल चरित्र कौमा कोराम्बे, ये लिखे हैं दृग्गापाल राम, दृग्गापाल राम, दृग्गापाल राम। देखो कैसे लिखना, दृग्गापाल राम। दृग्गापाल राम ही लिखना भैया। अभी सब फैक्ट में बहुत ज्यादा इंग्लिश मत पूछ लेना, क्या है कि हम भी डिक्शनरी में खोजेंगे तो आप मिलेगा नहीं, दृग्गापाल राम ही आ जाएगा। रामगढ़ कॉलेज के एक प्रिंसिपल रहे, वहां पे पूछा, एक बच्चा पूछ रहा है, सर ये ए को ए क्यों कहते हैं? मतलब वो या तो मजे ले रहा था
या तो बहुत वैसे ही जाहिल होगा, या तो उसका माइंड जो है कुछ चीज में बहुत चिंतन करता होगा, ऐसे लोग ही है सब। तो वो पीछे मुड़े सर, उस समय के रहे 2007 के, वो बोलते हैं कि यार ए को ए इसलिए कहते हैं क्योंकि ए फॉर एप्पल होता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक और याद करने का तरीका, ये तो हो गया। अब दूसरा है सुदामा चरित्र, कृष्ण चरित्र, है ना, रचना, जो रचना है सुदामा चरित्र, कृष्ण चरित्र, महाभारत, कॉमा दे देकर लिखना, ये रचनाएं हैं। लंका कांड, लंका कांड, कॉमा उषा हरण, उषा हरण, इसके रचयिता हैं कंचन। इसके रचयिता कौन है? कंचन। अब देखो ये जितने महाकाव्य हैं, ये महाकाव्य में ये जितनी लीलाएं हैं, चाहे वो कृष्ण लीला हो, कृष्ण कथा हो, कृष्ण चरित्र हो, चाहे आपका महाभारत हो, है ना, आपके सुदामा चरित्र हो, इसके बारे में वर्णन कौन किया है? कंचन। ठीक है, नेक्स्ट। जितिया कहानी, जितिया कहानी, जितिया कहानी, जितिया कहानी जानो, जितिया एक त्योहार ये है, मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल माँ करती है अपने बेटों के लिए, हाँ बेटा दीर्घायु हो, हाँ बेटी के लिए भी, हाँ देखो इसमें ये बेटा बेटी दोनों के लिए, है ना, आशीर्वाद मिलते जाता है, दूधो नहाओ फूतो फलो और बेटा मस्त है? बोले जेपीएससी तो निकल जाएगा माँ, इस बार जितिया थोड़ा अच्छे से कर लेना। कभी कभी देखते हो कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती है और उसके बाद वो कहता है यार बच तो गया, माँ जरूर जितिया की होगी बढ़िया से। चलो, तो ऐसे जितिया कहानी, कॉमा फोगली बुढ़िया कहानी। फोगली बुढ़िया, फोगली बुढ़िया का मतलब, फोगली शब्द का अर्थ जो है, फोगली मतलब समझते हैं? बताइए नागपुरी, हाँ आप बताइए। फोगली ये वर्ड मतलब क्या होता है? फोगली मतलब, हाँ बिना दांत वाली, है ना, फोगली बुढ़िया की कहानी। तो फोगली बुढ़िया की कहानी, कॉमा नारद मोह लीला, नारद मोह लीला, नारद, नारद, नारद मुनि हुए ना, हाँ नारद मोह लीला। नेक्स्ट है करम और कृष्ण, श्री कृष्ण चरित्र, श्री कृष्ण चरित्र, श्री कृष्ण चरित्र। इसमें श्री कृष्ण चरित्र के बारे में, उसमें भी कृष्ण चरित्र के बारे में बताया गया है, लेकिन जब दोनों रचनाएं होगा तो उस दोनों में अंतर होगा। जैसे नागवंशावली में घासीराम भी है और आपके बेनीराम भी है, तो इस दोनों में अंतर होगा, है ना। नागवंशावली में दोनों के साहित्य में, दोनों के रचनाएं में अंतर होगी। इसको लिखने वाले हैं धनीराम, धनीराम बख्शी, धनीराम बख्शी, धनीराम बख्शी। धनीराम बख्शी, बख्शी है ना, बख्शी, धनीराम बख्शी, है ना। तो इन्होंने कहानियों के बारे में चर्चा की है। अब इसमें श्री कृष्ण लीला के और चरित्र के बारे में, ये कहानी के इस आधार पर इन्होंने लिखा है ना। वैसे ही जितिया कहानी और फोगली बुढ़िया की कहानी, है ना। नेक्स्ट आता है आपका नेरुआ लोटा, नेरुआ लोटा, नेरुआ लोटा, कॉमा नेरुआ लोटा, ये रचना है, कॉमा कांटी कहानी, कांटी कहानी, कांटी कहानी, कांटी कहानी। वीपी केसरी, वीपी केसरी, इसको लिखे हैं वीपी केसरी, वीपी केसरी। अच्छा, एक वर्ड आता है, हिंदी में पढ़े होंगे चाहे कहीं भी, आपको ध्यान होगा, एकांकी क्या होता है? एकांकी
अकेला, है ना। एकांकी, अगर एकांकी की बात करें तो एकांकी में कहानी कही जा सकती है क्या? कहानी बन सकता है एकांकी की क्या? एकांकी कहानी वर्ड कभी सुने हो क्या? नहीं, क्योंकि कहानी जब बनती है तो उसमें अकेला किसी का रोल नहीं होता, कुछ लोगों को मिला करके होता है। तो जब एकांकी आएगा तो एकांकी में हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो नाटक से रिलेटेड है। किससे है? नाटक। एकांकी की नाटक, है ना। तो ऐसे लिखने वाले इसमें लिखे सेवा और नौकरी। सेवा और नौकरी ये एकांकी नाटक है ना। सेवा और नौकरी एकांकी नाटक है ये, है ना। उसको ब्रैकेट में लिखना, एकांकी नाटक, है ना। हो गया एकांकी नाटक, कॉमा कॉमा दूसरा है रचना तेतरी की छां। तेतरी की छां। अब इसके रचनाकार है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। हाँ, ये दोनों के, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। अब देखो यहां डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी आपके, इन्होंने ये भी बतलाया था कि ये अर्धमघी है ना, और इसके रचना भी मिलते हैं। तो एकांकी समझ में आ रहा है, नाटक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसमें से बता दूंगा कि किसमें से ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है ना। इसको मैं कवर करते चले जाऊंगा, बाद में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाद में हमको ही इसको सेलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाद में जब एमसीक्यू करवाएंगे आपको, तो उसमें आपको ध्यान रहेगा कि कौन कौन से रचनाएं और कौन कौन से रचनाकार हुए, है ना। तो वो एमसीक्यू में आपका कवर हो जाएगा, मतलब अभी याद हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए एक ऑर्डर वे में, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगला लिखिए मांडर गोमके कॉमा गोमके, इसको लिखे हैं जयपाल सिंह। कॉमा महाराजा मद्रा मुंडा, दोनों में महाराजा मद्रा मुंडा उसी में होगा, महाराजा मद्रा मुंडा। इस सभी के रचनाकार हुए हाँ मरांड गोमके, सॉरी मरांड गोमके, गोमके मराठ गोमके, ठीक है। जयपाल सिंह, जयपाल सिंह, जयपाल सिंह और आपके इसमें महाराजा मद्रा सिंह, मद्रा सिंह। और रचनाकार कौन है? रचनाकार इसमें लिख लीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैं ये बताना, तो मांडर गोमके, जयपाल सिंह और आपका हो गए हाँ महाराजा मद्रा मुंडा, ठीक है। हाँ ये देखो, ये जीवनी है भैया, इनके जीवनी के बारे में लिखे हैं। मैंने कहा है आपको कि हाँ, तो एक तो है मांडर गोमके जयपाल सिंह, और जो आपका महाराजा मद्रा सिंह, इसको लिखे हैं इन सब के बारे में, जयपाल सिंह के बारे में भी और आपको महाराजा मद्रा मुंडा के बारे में भी, सॉरी हाँ मद्रा मुंडा के बारे में ये लिखे गिरधारी राम गंझू, गिरधारी राम गंझू। सुन लो सुन लो, अब इसमें कुछ मत करना, आप इसमें कुछ मत करना। ये जो रचना है ना, इस रचना में जो गोमके, गोमके इसमें ऐसे दे देना और इसमें लिखना जयपाल सिंह, ठीक है, जयपाल सिंह, और इसमें महाराजा मद्रा मुंडा, ठीक है, मुंडा। इसके जीवनी के बारे में इन्होंने लिखा है। कौन लिखा है? गिरधारी राम गंझू, गिरधारी राम गंझू।
गिरधारी राम गंझू, गिरधारी राम गंझू, गोंझू गंझू लिखा है ना भैया, जो लिखना है लिखो। गंझू मतलब वही झारखंड में विधायक भी रहे ना जी, सिमरिया विधानसभा से। चलो लिखो खुखड़ी रुगड़ा, खुखड़ी रुगड़ा, इस पर भी बन गया भैया कहानी। खुखड़ी और रुगड़ा जानते हो ना क्या होता है? रांची में रुगड़ा किसको कहते हैं? फुटका, यहां मिलता है ना फुटका, हाँ। और खुखड़ी मशरूम जो कह रहे हो उसको खुखड़ी, खुखड़ी और रुगड़ा, इसके बारे में लिखा गया है नागपुरी में। इसमें काली कुमार सुमन, कौन लिखे हैं रचनाकार? काली कुमार सुमन। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसके पुस्तक कभी पढ़ोगे, आपको रांची यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, तो आपको बहुत चीजें समझ में आएगी कि ये कैसे होता है बरसात के सीजन में, सब कुछ दिया हुआ उसमें। खुखड़ी और रुगड़ा, हाँ रुगड़ा, देखो लिख देता हूं, रुगड़ा बोलते हैं, रुगड़ा। हाँ, खुखड़ी और रुगड़ा के बारे में कौन लिखा है भाई? काली कुमार सुमन ने। एक और जो इंपॉर्टेंट है, सोंझर, सोंझैर, सोंझैर बोलते हैं नागपुरी में, सोंझैर है ना, सोंझैर है ना। सोंझैर ये कहानी है, क्या है? कहानी है। और सोंझैर की कहानी इसको लिखे हैं प्रफुल्ल कुमार रॉय, प्रफुल्ल कुमार राय। ये इंपॉर्टेंट है सर, आ जाएगा। और एक लास्ट रचना है, वो है मेंजूर, मेंजूर पाइक, मेंजूर पाइक। अब ये मेंजूर नागपुरी में किसको कहते हैं भाई? हाँ पाइक, मेंजूर पाइक, हाँ मेंजूर पाइक जो है, इसको लिखे हैं बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह, बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह, बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह। अब ये देखो, इतने रचना और रचनाकार जो हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको। अब उसी को पढ़कर जाना ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो रचनाएं जो आई, भाषाएं आई, और भाषा का रचना जो बना, भाषा के आधार पर जो उसके पहले कवि रहे, उसके जो पहले आपके भाषा को बतलाया और अपभ्रंश किसका कहां हुआ, वो तो आएगा ही आएगा। मान लो वो छोड़ना ही नहीं है, किसी का आधार क्या। और दूसरी चीज, जो भाषा के आधार पर क्षेत्र का विभाजन है ना, क्षेत्र जो बटे हुए हैं, उसको भी ध्यान रखना है। तीसरा, कि किस आधार पर साहित्य को लिखा गया, गद्य और पद। और गद्य और पद में जो नागपुरी भाषा, लोक कथा, पहेली, मुहावराएं, चाहे पारंपरिक जो कथाएं चली आ रही है, उस पर इनका कौन कौन से रचना और रचनाकार हुए। तो सबसे पहला आप जो है घासीराम का तो ध्यान रखना ही, ठीक है ना, उसका तो आएगा ही आएगा। प्लस जाके प्रफुल्ल कुमार राय, टिक कर लो, प्रफुल्ल कुमार राय का भी, प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। उसके बाद मेंजूर पाइक, ये पूछा नहीं है, 5वां, 6ठा, 7वां इसमें नहीं पूछा है, हो सकता है पूछ ले। नेक्स्ट, ये आपसे नहीं पूछेगा, वो उसमें खुद वो मेंशन करेगा कि ये कहानी है कि ये कविता है। आपसे पूछा जाएगा इसके रचनाकार कौन है। आता है, इस बार पूछा है? आता है? इतने हाथ खड़ा करो भाई, आता है। मैंने नहीं देखा है अभी तक। अच्छा, टेस्ट में देखे आपने, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लिखा देता हूं। किसके बारे में पूछना है बताओ, कौन से बारे के? इसके बारे में, ये कहानी है ना। देखो भाई, ऐसे ही जीत कर सरकार बन गई है,
शासन व्यवस्था ऐसे ही चल रही है, जिसकी वोट ज्यादा वही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें फैक्ट है भाई। गलत हो जाएगा तो बाद में कोसोगे कि सर 2 नंबर कटवा दिया आपने। 10वीं तक तो हो गया ना, 11वीं में आ सकता। चलो नेक्स्ट है प्रफुल्ल चाकी का, लिख लिए, वो भी लिख लिए। नेक्स्ट आप ये लिख लो, कंचन। कंचन, कंचन वाला वो एक वर्ड उठा के डाल देगा आपको, एकदम फैक्ट है ना। आप देखो श्री कृष्ण चरित्र और कृष्ण चरित्र, इसमें कंफ्यूज मत करना। श्री कृष्ण चरित्र कौन लिखे हैं, इसके रचनाकार कौन है ना, कृष्ण चरित्र। ये चीजें आपको थोड़ा सा देखना। हाँ घनीराम। नेक्स्ट आगे आ जाओ। बीपी केसरी का, बीपी केसरी और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, बस ये पढ़ लेना भाई। देखने जब रिवीजन करोगे तो एक बार देख के चले जाना। डॉक्टर श्रवण कुमार, उसके बाद वीपी केसरी है ना, बेनीराम मेहता और घाशीराम, दोनों का देख लेना। कंचन, प्रफुल्ल है ना, हो गया। सब नहीं हुआ है जी, हाँ ऑलमोस्ट। आप बताओ कि यहां पे नंबर ला रहे हो, 5 ही क्वेश्चन वो पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, खोटा पे आओ। बताओ नागपुरी से रिलेटेड अभी ये समझ में नहीं आया, ऐसे बताओ। क्योंकि आपको इसके अंदर जाके ये सब रचनाएं और कहानी नहीं पढ़नी है, ठीक है। बस कौन लिखा है, रचनाकार कौन है, ये जानना है ना। हाँ है कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ नो, सब है ना, हो गया। चलो खोटा पे आते हैं। खोटा, अब ये सब बोलते भी हैं। खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी जान रहे हो, इसी का अपभ्रंश है खरोष्ठी। खरोष्ठी, अब ये खरोष्ठी का अपभ्रंश होकर के खरोठा और खोठा। खरोष्ठी भाषा, इसी का अपभ्रंश हुआ। दोनों लिपि है खरोष्ठी लिपि। चूंकि इस लिपि के आधार पर, इसको लिपि लिखेंगे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, ठीक है। इसी स्क्रिप्ट के आधार पर आपके खोठा और खरोठा दो नाम से इसको अपभ्रंश होकर के, चूंकि खोठा और नागपुरी, इस दोनों का अगर देखा जाए तो इसमें क्या अंतर है, बेसिक अंतर क्या है नागपुरी और खोठा? हिंदी लिटरेचर रहा है, ऐसे कितने लोग हैं हिंदी लिटरेचर? नहीं, हिंदी कोई नहीं, 10 तक पढ़े हैं, हिंदी व्याकरण पढ़े हैं। उसमें एक आप भाषा सुने होंगे, अवधी भाषा और खड़ी बोली, अवधी और खड़ी बोली हिंदी। तो खड़ी बोली हिंदी और अवधी भाषा में, ये दोनों में जब अंतर देखेंगे तो उसमें जब मथुरा वाले साइड में आप जाएंगे और इधर अवधी अयोध्या वाले जो भाषा है, अवध की तरफ बोलने वाली जो उत्तर यूपी का भाषा है, उसमें आपको दोनों में अंतर लगेगा। उसमें क्या लगेगा कि जो मथुरा वाला में औ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, औ, है ना। और इधर जो बनारस और इधर जो अवधी भाषा है, इसमें औ नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नागपुरी भाषा और इसमें भाषा को लेकर के, चूंकि ये कम्युनिकेशन की भाषा थी, चूंकि झारखंड के लोग ही थे और इसमें कम्युनिकेट करते थे, तो जो लोग उस साइड के लोग थे, है ना, जो आपके जो क्षेत्र है लोहरदगा, गुमला, रांची और ये सब का क्षेत्र है, वहां पर नागपुरी देखा। लेकिन जैसे अगर उत्तर की तरफ आप आते हैं तो जैसे हजारीबाग, है ना, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, ये सब क्षेत्र कैसा है, खोठा भाषा बोली जाने वाली भाषा, यानी सर्वाधिक जो भाषा, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो खोठा है। तो चूंकि ये नागपुरी के लोगों का यहां पर खोठा का आगमन, तो खोठा किसका अपभ्रंश है, खोठा किसका अपभ्रंश है,
ये दो चीजें, खोटा आपकी जो भाषा है वो, एक तो आपका जो हिंदी से अपभ्रंश हुआ है वो, चूंकि नागपुरी ऑलरेडी जो अपभ्रंश था वो किसकी भाषा से अपभ्रंश हुआ है, भोजपुरी मगही से हुआ है, और इसी से भी खोटा भी निकला है। खोटा भी क्या है, इसी का अपभ्रंश मानते हैं, मगही, मगही है ना, मगही। आप देखेंगे कि जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और ये सब के क्षेत्र में जो मगही बोली जाती है वो भाषा, एक तो आधार क्या है, सदानी है ये, और सदानी लोग कौन है, यहां पर जॉब करने के लिए, यहाँ संसाधन उपलब्ध थे यहां पर काम करने के लिए, और ये सारी भाषाओं का विकास देखा जाए तो इसके जो विकास और उद्भव और विकास देखा जाता है तो वो कौन है, तो वो आपके एसके झा जी है। कौन है, एसके झा, यानी खोटा भाषा के विकास और उद्भव ये एसके झा। कौन से हैं, एके झा, अजित कुमार झा, है ना, खोटा भाषा के। हो गया। एके झा, एके झा, खोटा भाषा का विकास, भाई साहित्य में जो खोटा भाषा है उसके विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ खोटा लैंग्वेज बाय ए के झा। अभी हम कौन सी समूह की भाषाएं बता रहे हैं, हम आपको कौन से परिवार की भाषा बता रहे हैं, आर्यन, ठीक है ना। तो आर्यन भाषा का जो वर्ड यूज होता है तो कहते हैं कि भारत में आर्यन क्या बाहर से आए थे, क्या हुआ था, बाहर से आए थे। ऐसे ही आर्यन भाषा जो आया है, ये शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि झारखंड में सदानी, मतलब वैसे लोग जो बाहर से आए, मतलब आर्यन, है ना। आर्यन मतलब वो विदेशों से नहीं आए, ये भारत में रह रहे थे, भारत के ऐसे जाति वर्ग के लोग, जैसे झा में है, राजपूत हैं, है ना, कायस्थ में है, ये सब जो आए, ये कार्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ काम खोजने के लिए आए, और काम इसको मिल गया, यहाँ पर रहने लगे, यहाँ रिसोर्सेस था, तो इनके साथ भाषाओं का आदान प्रदान हुआ, और जब भाषाओं का आदान प्रदान होता है तो भाषाओं में मिक्सचर हो जाता है, तो कुछ बोलते बोलते कुछ और बोल देते हैं, है ना, तो वो चीजें आपको मिक्स भाषा वो चलन में आ जाता है। एक पीढ़ी नहीं, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में तो पूरा आ जाता है ना। ऐसे ही आप देखेंगे कि बंगाली भाषा, जैसे आप जाएंगे तो बंगाली में थोड़ा सा संथाली भाषा मिक्स होगा, जैसे संथाल परगना वाला क्षेत्र जाएंगे तो उस क्षेत्रों में बंगाली और थोड़ा संथाली क्या होगा, मिक्स होगा। वैसे ही आप हजारीबाग की भाषा में देखेंगे तो गया का भाषा मिक्स होता है, चतरा और चले जाए जोरी, हंटरगंज, तो समझिए आधा खोटा और आधा ये दोनों मिला हुआ, और ज्यादातर वेटेज किसका है, आपका मगही का है, ठीक है। तो ऐसे ही भाषाओं में से इसके एके झा जो है, इसके विकास और उद्भव में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके बाद जो बोली जाने वाली भाषा किस किस क्षेत्र में है, तो धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, बोकारो, रामगढ़, लिख लीजिए। प्रमंडल लिख दे, नहीं लिखो, लिखो, लिख लो भाई। धनबाद, पहले यहां से स्टार्ट करो, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, गिरिडीह, नेक्स्ट आ जाओ बोकारो, रामगढ़, धनबाद। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा मैं बोल रहा हूं, आर्यन भाषा परिवार के हैं, सदानी है, इसका मतलब है कि वो लोग बोलेंगे भाषा जो यहां के सदानी हैं, और इसकी जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए भाषा का इस क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव है। समझ में आ गया। और ऐसा नहीं कि गिरिडीह में जनजाति समूह के लोग नहीं रह रहे हैं, संथाली भी रह रहे हैं, है ना, मुंडारी भी है,
तो ऐसे नहीं है कि वहां नहीं रह रहे, तो फिर बोलिएगा कि सर इसमें इन लोग की भाषा को भी ऐड करना चाहिए। चूंकि सर्वाधिक बोलचाल की भाषा वो है खोटा है, और खोटा से ही भाषा में उनकी पूरी अर्थव्यवस्था, उसकी शासन व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है, इसीलिए इस भाषा को ज्यादा महत्व दिया गया और इस क्षेत्र को खोटा भाषा के आधार पर इसको क्या क्या चिन्हित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब इसमें समृद्ध साहित्य कौन कौन से हैं? चूंकि मैं साहित्य बता दिया, गद और पद के आधार पर इसको किया गया है, तो समृद्ध इसके शायद इसके पास जो ये समृद्धि है इसके साहित्य के आधार पर, तो इसकी लोक कथा लिख लीजिए। समृद्ध साहित्य मतलब इसमें कौन कौन से साहित्य है? तो लोक कथा है ना, नहीं भी लिखेंगे तो समझ लो लोकगीत है ना, लोक कथा और लोकगीत। और लोक कथा और लोकगीत में लोक कथा मतलब एक तो गद वाला हिस्सा और एक पद वाला हिस्सा, गद वाला और पद वाला हिस्सा। तो लोक कथा किस में आएगा? इसमें आएगा ना। हाँ, चूंकि शिष्ट साहित्य जो होता है राजू, वो लोक कथा, लोकगीत, ये सभी का जो मिश्रण होता है ना। सिर्फ एक कहानी अगर हम बात करें तो उसकी लोक कथा इसकी साहित्य कथा के अंतर्गत आता है। इसको शिष्ट साहित्य आप बोल रहे हैं, ठीक बात है, ये शिष्ट साहित्य को हम काट नहीं रहे। शिष्ट साहित्य के अंतर्गत ये जो शिष्ट साहित्य है उसमें लोक कथा और लोकगीत यानी गद और पद वाला दोनों हिस्सा आता है। आप सिर्फ इसको ये नहीं कह सकते कि लोक कथा शिष्ट साहित्य। हाँ, अच्छा, वैसे आप क्लासिफाई कर रहे हो। अच्छा, ठीक। इन्होंने वही चीज कहा है, मैं ये लोक कथा तो है ही, और लोक कथा और लोकगीत है ही। इन्होंने एक और वर्ड जोड़ा है जो इसको कहते हैं लोक शिष्ट ना, यही कह रहे हो ना जी? अच्छा, शिष्ट साहित्य, सॉरी शिष्ट साहित्य। हाँ, जितनी भी लिखित है वो इसके अंतर्गत आते हैं, और जो परंपरा से चली आ रही है वो क्या है? लोक कथा है। समझ गए? लोक कथा और शिष्ट साहित्य में क्या अंतर हो गया? जो आपकी परंपरा से चली आ रही है वो लोक कथा हो गया, और जो लिखा गया है अभी, है ना, आधुनिक काल में लिखी जाने वाली कहानियां, वो सारे शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आते हैं। समझना है भैया, पूछेगा नहीं, समझना है, क्योंकि साहित्य और साहित्यकार आपसे पूछेगा बस। अच्छा बताओ, खोटा में सबसे फेमस जो लोक गीते हैं वो कौन कौन सी गीते? जैसे करम गीत है ना, करम होता है, करम गीत है, और कौन कौन सा है? फगुआ गीत, और हाँ, और सोहर गीत। सोहर गीत कब गाया जाता है भाई? सोहराय। और जितिया, टूसू पर्व होता है ना। अभी राहुल सर आप लोग को पढ़ाएंगे ये सारे चीज, तो उसमें आ जाएगा आपको कि कौन से पर्व में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। चूंकि ये लोक साहित्य और लोक कथा जो है, लोक गीत जो है, इसमें इस आधार पर आपके साहित्य ज्यादातर इसमें मिलेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लोक कथा लिख लो, प्रसिद्ध लोक कथा, फेमस, है ना। ये लोक कथा बहुत फेमस है। पहला है राजा मंत्री। राजा मंत्री यानी इसमें ज्यादातर आपको खोटा साहित्य में जो कहानी मिलेगा, आपको राजाओं की मिलेगी, मंत्रियों, योद्धाओं, लिख लो, राजा, मंत्री, योद्धा। हाँ, कॉमा देके लिखेंगे, सब एक में लिख लो, बाद में बोलोगे कि खिचड़ी हो गया। हाँ, क्या क्या लिखे? राजा, मंत्री, योद्धा, राजकुमारों की कहानी, राजकुमारों की कहानी। अब देखो, चूंकि ये
जो आधार इन्होंने देखा है लोक कथाओं में, तो लोक कथा में जो इसका आधार है वो किससे है? तो राजा, मंत्री, राजकुमार, योद्धाओं से संबंधित है। तो ये राजा, मंत्री, योद्धा से संबंधित यानी झारखंड में रहने वाले जो मूल जाति लोग थे, वहां के लोग इन सबको हमेशा से, यानी आप एंशिएंट हिस्ट्री उठाएंगे तो जब मौर्यन पीरियड था, मगध साम्राज्य था, तो उस समय भी यहाँ के जो जनजाति वर्ग थे, इन लोग वहां पर सैनिक की भूमिका निभाते थे। किसकी निभाते थे? सैनिक की। तो उनके दिमाग में हमेशा ये कथाएं, राजा होता है, मंत्री होता है, राजकुमार होता है, योद्धा होता है, और ऐसी कथाएं अपने लोक कथा में आने वाली पीढ़ी को बताते चले गए। और जब बताते चले गए तो इसको क्या लिखा गया? फिर इसके कहानी बनते चले गए। तो इस आधार पर यह चलता रह गया। और आप देखेंगे कि जब यह लिखा जा रहा है, ये जो लोक कथाएं सुनाई जा रही है जो कहानी, और फिर उसके बाद इसको लिखा गया है कहानी गद्य में, तो क्या है कि इसको आधुनिक काल में भी मुगलों का शासन रहा है, उसमें भी क्राउन का शासन रहा है, उसमें भी राजा, मंत्री, योद्धा, और फिर शासन व्यवस्था अभी का, यानी आजादी से पूर्व तक, है ना, आजादी से पूर्व तक इसके पूरे जो वर्णन है एक क्रांतिकारी वर्णन कथाओं का मिलता है। और जिसको इन्होंने लिखा है वो है भुवनेश्वर दत्त, यानी इनको बताया है कौन? भुवनेश्वर दत्त। तो लिखिए, बिफोर 1947 before 1947 literature was written by Bhuneshwar Dutt, शर्मा। तो कैसा लिटरेचर इन्होंने लिखा है? मूवमेंट, है ना, क्रांतिकारी, है ना, क्रांतिकारी जितने भी हुए उसके विषय में इन्होंने ज्यादातर लिखा है। नेक्स्ट लिखो, हिंदी में लिख लो भाई, आरंभ लिखो। 1947 से पूर्व क्रांतिकारी, 1947 से पूर्व क्रांतिकारी रचनाएं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा द्वारा रचित। नेक्स्ट आ जाओ। खोटा भाषा का जो स्क्रिप्ट है, सॉरी, खोटा भाषा के जो आपके प्रकाशन है, यानी जो खोटा भाषा का जो प्रकाशन एक है मेघदूत। क्या नाम है? मेघदूत। लिख लीजिए, खोटा भाषा का प्रकाशन मेघदूत। और ये प्रकाशन के मेघदूत जो लिखे हैं वो आपके हैं श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी, पानुरी, श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी पब्लिश्ड खोटा लैंग्वेज, पब्लिश्ड खोटा लैंग्वेज मेघदूत। पानुरी, पानुरी, पानुरी। प्रकाशन मेघदूत प्रकाशन के अंतर्गत वो रचनाएं जो है आपका खोटा भाषा का समूलोकन किया गया है, यानी एक साथ खोटा भाषा को उन्होंने प्रस्तुत किया, यानी प्रकाशन किया, है ना। क्या? मेघदूत, है ना। मेघदूत रचनाएं में पूरा प्रकाशन है, प्रकाशित किया गया है। और इसको किए कौन है? श्रीनिवास पानुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको एक बार आई कर लो, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये कब हुआ? 1950 में हुआ। हाँ, अच्छा, कितने बजे आप? अभी तो कितना बज गया जी? क्लासेस कितने बजे तक होता है यहाँ? 6:30 बजे तक ना?
ओहो ठीक है, आप जा सकते हैं, आप चले जाओ, उसको दे दो भाई, निकल जाए रास्ता। चूंकि अब ठंडा का समय आ गया ना, थोड़ा सा अंधेरा देखो पहले हो जा रहा है। गर्मी के समय में क्लास ले रहे थे तो भी अंधेरा नहीं होता था। चलो नेक्स्ट है, ये 1950 में कब लिखा है इन्होंने? 1950। इसका प्रकाशन कब हुआ मेघदूत पे? 1950। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, एक और है तितकी। तितकी, तितकी, तितकी का प्रकाशन है ना 1951 में, 1951 में तितकी का प्रकाशन हुआ। तितकी का प्रकाशन, क्या आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? – 1951 में तितकी का प्रकाशन इसी प्रकाशन के द्वारा यानी श्रीनिवास पानुरी के द्वारा ही किया गया था। और इनके पानुरी जी के बारे में भी और एक है दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति एवं बाल किरण, दिव्य ज्योति एवं बाल किरण, दिव्य ज्योति एंड बाल किरण, ये भी पानुरीज की पुस्तक में है। पानुरीज ने जो पुस्तक लिखी है उसी में है। इसको कहा जाता है पानुरुजीवी। क्या कहा जाता है? अब ये जो है दिव्य ज्योति एवं बाल किरण, ये इसके बारे में जीवनी लिखी गई। किसकी जीवनी? जिसको ऑटोबायोग्राफी कहते है ना। ये ऑटोबायोग्राफी जिसको है वो आपका पानुरुजीवी, इसको नाम क्या दिया गया? पानुरुजीवी। इसको लिखो पानुरुजीवी। सॉरी पानुरीजी, पानुरीजी है, पानुरीजी की पुस्तक है ये। अब देखो ये पानुरीजी जो है, ये पुस्तक में अपने दिव्य ज्योति और बाल किरण के बारे में लिखाया गया, यानी उसके बचपन से लेकर अपने जीवन की कथाएं ये पानुरीजी ने लिखा है। कौन लिखा? वही अपना लिखा है भैया। आप अपना ऑटोबायोग्राफी लिखते हो? नहीं लिखते हो, कोई और लिख देता है, चाहे आप खुद लिख लो, खुद लिख लेना। वही पानुरीजी है। तो आपसे पूछ सकता है दिव्य ज्योति और दिव्य किरण, दिव्य ज्योति और बाल किरण, ठीक है, किस पुस्तक में है ना, ये पूछ सकता है। तो पानुरीजी। आगे बढ़े। चलो कुछ फैक्ट है इसके बारे में लिख लो। अब ये थोड़ा 1950 में, 1950 मेघदूत है ना, किसके द्वारा? पानुरीजी के द्वारा, है ना। अब 1951 तितकी, 1951 तितकी है ना, इसी के द्वारा। और उसके बाद एक दिव्य ज्योति और बाल किरण है ना, इसकी पुस्तक में, ठीक है। उसके बाद 1957 में प्रथम खोरठा पत्रिका, खोरठा का पत्रिका 1957 में आया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मातृभाषा, यानी वो पत्रिका का नाम मातृभाषा था। यानी फर्स्ट खोरठा पेपर
या न्यूज़पेपर लिख सकते हैं। फर्स्ट, हाँ मैगजीन लिख सकते हैं। फर्स्ट खोटा मैगजीन मातृभाषा, क्या नाम था उसका? मातृभाषा। कब आया? 1957। 1970 नेक्स्ट है 1970 पाक्षिक पत्रिका, यानी हाफ मंथ, यानी 15 दिन पे। वो पाक्षिक किसको कहते हैं? 15 दिन पर। किसके द्वारा यह पत्रिका निकाले गए? पानुरी जी द्वारा। किसके द्वारा? 15 दिन की जो पत्रिका है जिसको पाक्षिक पत्रिका कहा जाता है, यह किसके द्वारा है? पानुरी जी के द्वारा। पानुरी जी द्वारा निकाला गया 15 दिन का यह पत्रिका। 1988 ये नाम, अच्छा नहीं, उसका पाक्षिक पत्रिका के नाम से ही था वो, पाक्षिक पत्रिका। तो जो मातृभाषा है ना, मातृभाषा पहली पत्रिका थी, और इसी भाषाओं को इसको क्या कर दिया गया? 15 दिन पर निकालने लगा। जैसे मान लीजिए पहले न्यूज़पेपर आता था तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपने जाना होगा, मॉडर्न इंडिया पढ़े होंगे तो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि लोकल लैंग्वेज में भाषाएं के आधार पर आप नहीं पेपर छाप सकते हैं ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड रिपन, फिर लॉर्ड लिटन आया तो उसको हटा दिया। तो वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत क्या था कि अपनी जो पत्रिका थी, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिका निकाला है ना, तो वैसे एक तो मासिक पत्रिका आती है, मासिक पत्रिका आते 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 जब रुचि लेने लगते हैं लोग, तो उसको क्या करता है? 15 दिन कर देते हैं। 15 दिन के बाद साप्ताहिक निकालते हैं, साप्ताहिक के बाद प्रतिदिन निकालते हैं। ऐसे कोई भी पेपर का लॉन्च होता है, कोई भी मैगजीन आता है तो ऐसे लॉन्च होता है, ठीक है। तो वैसे पाक्षिक पत्रिका इसमें 15 दिन पर पानुरी जी के द्वारा निकाला गया। उसके बाद है 1988 में ये है पुटुस फूल, पुटुस फूल, पुटुस फूल, हाँ पुटुस फूल। ये है गजाधर महतो, पुटुस फूल 1988, गजाधर महतो। इसके रचयिता कौन है? पुटुस फूल के रचयिता गजाधर महतो। ये जो पुटुस फूल के बारे में है, यानी वो क्षेत्र के विषय में बताए हैं कि ये एरिया जो खोटा का जो क्षेत्र है, उसमें से हजारीबाग जिला को पुटुस जिला कहा जाता था। आप सुने हो? नहीं सुने? पहले के लोग कहते थे, मतलब अब आप लोग नहीं सुने हो, पुटुस जिला। तो चूंकि पुटुस का बहुत ज्यादा यहां पर बहुत ऐप था, झाड़ी, और यही पुटुस जिला, इसी पे निकाला गया है पत्रिका जिसका नाम है पुटुस फूल। यह पत्रिका नहीं था, ये उसके एक क्षेत्र के विषय में एक कहानी कह सकते हो, या उस विषय का वर्णन था। झारखंड के खोटा भाषा क्षेत्र का वर्णन था पुटुस फूल। हाँ है, सबसे ज्यादा देखेंगे तो हजारीबाग के क्षेत्र में पुटुस जिला कहा जाता था इसको। कभी आएगा ना पुटुस जिला से नाम से जाने जाने वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन जेपीएससी घुसा दिया, कहीं सेट हो गया उसके दिमाग में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 1988 लिखा है ना, 1985 से पहले 1985 लिख लो, छूट गया था ये। 1985 एक टोकी फूल, एक टोकी, टोकरी नहीं, एक टोकी मतलब टोकरी ही होता है, लेकिन उसको भाषा पे क्या टोकी कहते हैं। एक टोकी फूल, टोकी फूल, भाई एकदम हिंदी भाषा के साथ इसको रिलेट करोगे तो कंफ्यूज करोगे, ठीक है। एक टोकी फूल, टोकी टोकी, और क्या बोलते हैं? टुपना कहते हैं, क्या कहते हैं जी? ठीक है, घर घर में क्षेत्र के आधार पर भाषाएं। चलो, तो सबसे बड़ा अगर हम देखें तो एक चीज भाषा को लेकर के बहुत ज्यादा चेंजेस भी देखने को मिलता है। सबसे बड़ा चीज है जो ये फैमिली है, परिवार, परिवार होता है ना, तो परिवार में चूंकि आप खोटा भाषा बोलते हैं और आपकी शादी हो गई नागपुरी भाषा वाली लड़की से, तो अब खोटा और नागपुरी दोनों मिक्स होगा, ठीक है। और जो मिक्स होगा तो वो भाषा कैसा होगा आप समझ जाओ, ठीक है, जो भी भाषा तो ऐसे भाषाओं में वो भाषा में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं, लेकिन कुछ वस्तुओं को लेकर नाम कैसे पुकारते हैं, है ना। जैसे कुछ बंगाली भाषा में कुछ नाम किसी चीजों का दूसरा रहता है ना। आप संथाली में कुछ और रहेगा, ठीक है, खोटा में कुछ और बोलते हैं, भोजपुरी जाएंगे तो हम एक बार कंफ्यूज कर गए। एक बार बोला ना कि जाजिम चाहिए, जाजिम,
जाजिम हम समझ नहीं पाए, जाजिम क्या नाम है भाई? तो जाजिम बोले, फिर बाद में मुझे जाजिम मतलब कहते, एक आदमी बोला भाई चादर होता है। क्या होता है? चादर। तो चूंकि वो बिहार के मिथिला के थे, वो जाजिम बोलते थे। अब मैं जब दिल्ली गया फर्स्ट टाइम, तो वहां पे कद्दू को बोलते थे भैया घिया। बोले घिया ले लो भैया, घिया क्या होता है भाई? कच्चू को बोलते थे अरबी। क्या मोनू? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो ऐसे ही भाषा में कुछ ना कुछ शब्दों में अंतर आता है। एक टोकी फूल 1985 में आपका खोटा है ना, खोटा ढाकी एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी के अंतर्गत ये एक टोकी फूल लिखा गया था, और इस कमेटी का नाम था खोटा ढाकी छेतर। खोटा, एक सेकंड, खोटा ढाकी छेतर, छेतर कमेटी, कमेटी, कमेटी। किसको कर दे? अच्छा, इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, रुक जा रुक जा रुक जा। लिख लिया ना? लिख लो, खोटा, क्या था जी? खोटा ढाकी, ढाकी छेतर, छेतर कमेटी थी। इस कमेटी के अंतर्गत एक टोकी फूल 1985 में यह लिखा गया था। नाइनटीन 1991 बिरसा भगवान के बारे में धनपत महतो, बिरसा भगवान की जीवनी के बारे में, बिरसा भगवान के जितने भी ये रहे हैं वो लिखे हैं धनपत महतो 1991। नेक्स्ट 1993 बिरसा भगवान, धनपत महतो, बिरसा भगवान के बारे में लिखा है उनने, धनपत महतो। बिरसा भगवान पुस्तक का ही नाम था, उसी के बारे में लिखा हुआ है, धनपत महतो ने लिखा है। 1993 1991 है, 1993 अब मैं बता रहा हूं। 1993 में क्या है? भीष्मेक सूत, भीष्मेक सूत, भीष्मेक सूत, भीष्मेक सूती लिखिएगा, भीष्मेक सूत, फूलचंद महतो, फूलचंद महतो। भीष्मेक सूत की रचना है, किसने किया है? फूलचंद महतो। नाइनटीन 1995 में मुक्ति डेहर, मुक्ति डेहर, मुक्ति डेहर के रचयिता कौन है? मुक्ति डेहर के रचयिता हैं श्याम सुंदर, मुक्ति डेहर के श्याम सुंदर। नाइनटीन 1996 में, 1996 में राम कथा मृत्यु, इसको किसने लिखा है? पानुरी जी, पानुरी जी, पानुरी जी। और 1999 में लुआठी, हंस लो हंस लो, एग्जाम में आएगा ना तो भूल जाओगे यही चीज। गिरधारी गोस्वामी, इस लुआठी के जो कहानी इसमें है, इसमें मृत्यु के बाद की जो स्थिति है ना, लुआठ फिर एक जलता है ना, कब जलता है जी? होली, हाँ, उसी समय का वर्णन है, मृत्यु और उस समय का वर्णन है, ठीक है। लुआठी मैंने बताया गोस्वामी जी लिखे हैं, गिरधारी गोस्वामी,
एक उपन्यास आपसे पूछते हैं, एक उपन्यास है जिसको बी.एन. ओदार सर ने लिखा है, बताओ। बी.एन. ओदार सर के द्वारा लिखा है, बताओ। उपन्यास नहीं है ये, कोठा मार्गदर्शन उपन्यास नहीं है, बताओ। ऑप्शन नहीं देंगे, बी.एन. ओदार सर से पूछना। हाँ अच्छा, बी.एन. ओदार सर का पूरा नाम कौन जानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। हाँ भोगनाथ, हाँ, इसीलिए उनका नाम है। यानी 20वीं सदी के ये सारे लोग कौन है? आपके खोरठा विषय के बहुत जानकार और खोरठा काउंसिल के मेंबर भी हैं, है ना, उनसे पूछिएगा, है ना। तितली एक उपन्यास है शायद उनका, एक बार देख लीजिएगा, तितली है शायद, यही है मैं जहां पढ़ा हूं। एक बार और भी उपन्यास लिखे होंगे सर, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो खोरठा और नागपुरी, इस विषय को, इस साहित्य में आपको यहां से कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एक तो देखो, जब साहित्यकार मैं पढ़ा रहा हूं, भाषा पढ़ा रहा हूं, तो उस पर एक चीज ध्यान रखना कि उसके ज्योग्राफिकल एरिया को जरूर ध्यान में रखना, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। क्या? अच्छा, किस तरह याद रखना है? तो मैं तो बताया, उसी ऑर्डर से तो बता रहा हूं। मैप बना के कैसे भाषा बता दे? एरिया मैंने लिखा दिया है, आप जाकर के झारखंड का पॉलिटिकल मैप खोलिए और उसमें देखिए कौन सा जिला कहां पर है। और चूंकि भौगोलिक स्थिति की जानकारी राहुल सर जब पढ़ाएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि रांची कहां है, गुमला कहां है, लातेहार कहां है, लोहरदगा कहां है। ये चूंकि मैं पढ़ा दूंगा, चूंकि राहुल सर का ये विषय लेना है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। मैंने बताया सबसे पहले चीज जो आपको डिस्कस किया मैं, कि भाषा क्या होता है और साहित्य क्या होता है, और भाषा के आधार पर आपको दो वर्गों में मैंने बांटा जो झारखंड की भाषा है। एक है आपका आर्यन और एक ऑस्ट्रेलियन। ये दो भाषा में एक आदिवासी, एक सदानी भाषा है। इसके आधार पर भाषा समूह और परिवार को बांट दिया गया। इस परिवार के आधार पर सबसे पहली जो भाषा है जिस अपभ्रंश हुआ, यानी भाषा जो था वो भाषा यहीं की पैदाशी भाषा नहीं है, यहां की कम्युनिकेट करने के लिए यहां मूल जो भाषाएं थी वो भाषा पे सदानी लोग जब आए, यानी सदानी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो जब आए तो यहां भाषा के साथ क्या हो गया? मिश्रण हुआ। इसीलिए कहते हैं कि उसकी जो भाषा थी ये मूलतः यहां की भाषा नहीं बनी, वो यहां की मूल भाषा के साथ मिक्स होकर के उसका अपभ्रंश हो गया, टूट गया, और टूटने के बाद एक नई भाषा बनी। और उस भाषा को सबसे पहले सर्वे किया इस व्यक्ति ने, उसके बाद इस पे रिसर्च किया इस व्यक्ति ने, इसके बाद रिसर्च किया इस व्यक्ति ने, उसको मैंने बता दिया। अब ये जब भाषा टूटा तो ये नागपुरी भाषा, इसके साहित्य के विषय में व्याकरण किसने लिखा, कवि कौन थे, और कौन कौन से रचना और रचनाकार थे, ये ऐसे याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो फिर फंस जाओगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, कल मिलेंगे आपसे। खोरठा के बाद जो भाषा है कुड़माली, और उसके बाद पंच परगनिया, इसको भी खत्म करेंगे। और उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया जो भाषा है संथाली हो, उसमें भी हम लोग इन कर जाएंगे कल। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।